चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 11 के पहला बुक है और उसका दूसरा चैप्टर है। चैप्टर के नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। देखें परिचय देखें तो संविधान हमें केवल सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना और उसके परस्पर अंतर संबंधों के बारे में नहीं बताता। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, संविधान वह दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखकर एक ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। और इस अध्याय में हम भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और इसमें प्रत्येक मौलिक अधिकार के प्रयोग को इस सीमा का भी उल्लेख किया गया है। बीते हुए 6 दशकों में अधिकारों का स्वरूप परिवर्तित भी हुआ है और कुछ विस्तृत है। और इस अध्याय में आपको निम्न बातों का ज्ञान होगा, जैसे भारतीय संविधान कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है, उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया गया है और उन अधिकारों की व्याख्या और सुरक्षा करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका रही है, और मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर, इसके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं अधिकारों का महत्व। देखें 1982 में एशियाई खेतों में पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाओं ली और अनेक फ्लाईओवरों और स्टेडियमों की निर्माण करता था। और इसके लिए ठेकेदारों ने देश के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की, लेकिन मजदूरों से कामकाज की निंदनीय दिशा में काम लिया गया और उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी गई। और समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किया। उन्होंने दलील की कि तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेगार या बंधुआ मजदूरी जैसा ही और नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और सरकार को निर्देश दिया कि वह इन हजारों मजदूरों को उनके काम के लिए तयशुदा मजदूरी दिया जाए। और उसके बाद मचला लालूग को यह जब गिरफ्तार किया गया तब 23 वर्ष का था और लालूग असम में के मरी गांव जिले के चुबुरी गांव का रहने वाला था और उस पर आरोप था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफी अस्वस्थ पाया गया और चिकित्सा के लिए तेजपुर के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोई अस्पताल में एक कैदी के रूप में भर्ती करा दिया गया और वहां उसका सफलतापूर्वक इलाज किया गया। और डॉक्टरों ने जेल अधिकारियों को 2 बार चिट्ठी भेजी और लालूग स्वस्थ है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। लालूग न्यायिक हिरासत में बना रहा। मचल लालूग को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया और उस समय वह 77 वर्ष का हो चुका था। इस प्रकार वह 54 वर्ष तक हिरासत में रहा और इस दौरान उसके मुकदमे की एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। और जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम ने राज्य में बंदियों का निरीक्षण किया तब जाकर लालूग को स्वतंत्र होने का अवसर मिला। ये कहती है, अगर लालूग धनी और ताकतवर होता तब क्या होता? यदि निर्माण करने वाले ठेकेदार के साथ काम करने वाले लोग इंजीनियर होते तो क्या होता? क्या उनके साथ भी अधिकारों का भी इसी तरह हनन होता? मचल का पूरा जीवन भी व्यर्थ बीत गया क्योंकि उसके मुकदमे की सुनवाई ही न हो सकी। और हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका अर्थ यह है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे के निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है। मचल लालूग का मामला उस स्थिति का संकेत करता है जब संविधान द्वारा दिए गए अधिकार व्यवहार में प्राप्त नहीं थे और इसी प्रकार पहले उदाहरण में भी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है, लेकिन उसे न्यायालय में चुनौती दी गई और इससे मजदूरों को उचित मजदूरी मिली और जिससे कि वे हकदार थे। शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार के कारण उन मजदूरों को न्याय मिल सका। न्याय अधिकारों का घोषणा पत्र देखें। उपयुक्त दोनों उदाहरणों से अधिकारों और उन्हें लागू किए जाने का महत्व पता चलता है। इसलिए अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है और प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है और जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। और संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। अतः अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम
करने से रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित कराता है। और संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है? नागरिक के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। यह जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। अब इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही या न्यायपालिका अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। ये कहता है कि मैं समझ गया, अधिकारों का घोषणा पत्र उस वारंटी कार्ड की तरह है जो हमें टीवी या पंखा खरीदने पर मिलता है। उसके बाद देखें भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार देखें। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों का महत्व समझा था और मांग की थी कि अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग की उठाई थी। अवरतः यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेशन करने और उन्हें सुरक्षित करने पर भी सभी की राय एक थी और संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया और जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। जैसे कि नाम से स्पष्ट होती है, मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए। वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। जहाँ साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। और सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। और इस अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे कि सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और उसका उत्तरदायित्व तो न्यायपालिका के पास है। विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। लेकिन मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है और सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। और उसके बाद ये देखिए दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों का घोषणा पत्र थोड़ा देख लें तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ और इसे तब बनाया गया जब लागू किया गया जब रंगभेद वाली सरकार के हटने के बाद दक्षिण अफ्रीका गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार उसके अधिकारों का घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला है। यह नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जाति या सामाजिक मूल्य, रंग, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, भाषा और जन्म के आधार पर भेदभाव वर्जित करता है। यह नागरिकों को संभवतः सबसे ज्यादा व्यापक अधिकार देता है। संवैधानिक अधिकारों को एक विशेष संवैधानिक न्यायालय लागू करता है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सम्मिलित कुछ प्रमुख अधिकार निम्न है, जैसे गरिमा का अधिकार, निजता का अधिकार, श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, समुचित आवास का अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बाल अधिकार, बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार, संस्कृति, धर्म और भाषाई समुदायों का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। उसके बाद देखें समता का अधिकार। देखें निम्न दो स्थितियों पर भारत में समता का अधिकार देखें तो निम्न दो स्थितियों पर विचार करें। ये काल्पनिक स्थिति है पर ऐसी बातें होती रहती है और आगे भी हो सकती है या आपको उनके मौलिक अधिकारों को उल्लंघन दिखाई देता है। स्वदेश कुमार अपने गाँव गया और उसके साथ उसका एक दोस्त भी गया। वह गाँव के एक होटल में उन्हें चाय पीने की इच्छा हुई। दुकानदार स्वदेश कुमार को वो जानता था पर उसके मित्र की जाति जानने के लिए उसने उसका नाम पूछा। उसके बाद दुकानदार ने स्वदेश कुमार को तो एक सुंदर कप में चाय दी, लेकिन उसके दोस्त को कुल्हड़ में चाय दी और क्योंकि वह दलित था। और उसके बाद टेलीविजन के एक चैनल में समाचार पढ़ने वाले कुल 10 सदस्यों में से केवल 4 को यह आदेश दिया गया कि आगे वे समाचार न पढ़े। वे सभी महिलाएं थी और इसका कारण यह बताया गया है कि वे सभी 45 वर्ष की उम्र को पार कर चुकी थी। लेकिन
लेकिन उस अवस्था को पार कर चुके 2 पुरुषों पर यह प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। भारत का संविधान देखें, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। इसमें समता का अधिकार है। समता का अधिकार में कानून के समक्ष अधिकार, कानून के समान संरक्षण, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध है और दुकानों, होटलों, कुओं, तालाब, स्नान घाट, सड़कों आदि में प्रवेश की समानता है। रोजगार में अवसर की समानता है। छुआछूत का अंत है और उपाधियों का अंत है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में है मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक है और जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार में है भाषा और अभिव्यक्ति का शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का, संगठित होने का अधिकार है। भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार है। भारत के किसी भी हिस्से में बसने रहने का अधिकार है। कोई भी पेशा चुनने या व्यापार करने का अधिकार है। उसके बाद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है और उसके बाद जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार है। अभियुक्तों और सजा पाए गए लोगों का अधिकार है और उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आस्था और प्रार्थना की आज़ादी है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता है और कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने का अधिकार है। संस्कृति और शैक्षणिक का अधिकार। देखें, अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार में मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार है। उसके बाद यह भेदभाव हुआ, यह भेदभाव के स्पष्ट उदाहरण है और जो अभी 2 देखे उदाहरण, और एक से जाति और दूसरे में लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया। उसकी राय में क्या ऐसा भेदभाव उचित है? समता का अधिकार ऐसे और अन्य प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। यह सार्वजनिक स्थलों जैसे दुकान, होटल, मनोरंजन, कुआ, स्नान घाट, पूजा स्थलों और समानता के आधार पर प्रवेश देता है। केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। यह उपयुक्त आधारों पर लोक सेवाओं में भी कोई भेदभाव वर्जित करता है और यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले हमारे समाज में समानता के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाता था। छुआछूत की प्रथा असमानताओं का सबसे भद्दा रूप है और समानता के अधिकार के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। उसी अधिकार के अंतर्गत यह भी व्यवस्था दी गई कि केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने सेना या शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है और राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इस प्रकार समता का अधिकार भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है जिससे सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा और गरिमा प्राप्त हो सके। क्या आपने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? यह समानता को कैसे परिभाषित करती है? और आप पाएंगे कि प्रस्तावना में समानता के बारे में 2 बातें का उल्लेख है और यहाँ है अनुच्छेद 16 के 4 में। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में प्राप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगा। और उसके बाद प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता, 2 बातों का उल्लेख है। और अवसर की समानता का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले, लेकिन जब समाज के अनेक सामाजिक विषमताएं व्याप्त हो तो वहाँ समान अवसरों का क्या मतलब हो सकता है? संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार बच्चों, महिलाओं और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं और निर्णय लागू कर सकती है। और आपने नौकरियों और स्कूलों में प्रवेश के लिए आरक्षण के बारे में अवश्य सुना होगा। आपको संभवतः आश्चर्य भी हुआ होगा कि समानता के सिद्धांत का पालन करने के बावजूद यहाँ आरक्षण क्यों? वास्तव में संविधान का आर्टिकल 16 के 4 में साफ साफ कहता है कि आरक्षण जैसे नीतियों को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। यदि आप संविधान की भावना देखेंगे तो पाएंगे कि अवसर की समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए यह जरूरी है।
और यहाँ है आप एक न्यायाधीश हैं, सोच सकते हैं आपको ओडिशा के पूरी जिले के दलित समुदाय के एक सदस्य हादी बंधु से एक पोस्टर कार्ड मिलता है। उसमें लिखा गया है कि उसे के समुदाय के पुरुषों ने उस प्रथा का पालन करने से इनकार कर दिया जिसके अनुसार उन्हें उच्च जातियों के विवाह उत्सव में दूल्हे और सभी मेहमानों के पैर धोने पड़ते थे और इसके बदले उस समुदाय की 4 महिलाओं को पीटा गया और उन्हें निर्वस्त्र करके घुमाया गया। और पोस्ट कार्ड लिखने वाले के अनुसार हमारे बच्चे शिक्षित हैं और वे उच्च जातियों के पुरुष के पैर धोने, विवाह में भोजन के बाद जूठन हटाने और बर्तन मांजने का परंपरागत काम करने को तैयार नहीं है। और यह मानते हुए कि उपयुक्त तथ्य सही है, आपको निर्णय करना है कि क्या इस घटना में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आप इसमें सरकार को क्या करने के आदेश देंगे। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 21 यानी जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। स्वतंत्रता का अधिकार देखिए, किसी भी लोकतंत्र में समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। इनमें से एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं किया जा सकता। और स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि हम जैसे चाहें वैसे करें। यदि जैसे करने की इजाजत दे दी जाए तो बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने से वंचित हो जाएंगे और अतः स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित किया जाएगा कि बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए और बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सके। उसके बाद ये कहते हैं कि क्या इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे मामले भी हो सकते हैं जिन्हें कानून एक आदमी की जिंदगी ले सकता है। यह तो अजीब बात है। क्या आपको कोई ऐसा मामला याद आता है। उसके बाद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देखें। स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार किए जाने पर उस व्यक्ति को अपने पसंदीदार वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है। और इसके अलावा पुलिस के लिए यह आवश्यक है कि वह अभिव्यक्ति को 24 घंटे अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के सामने पेश करे और न्यायाधीश की इस बात का निर्णय करेंगे कि गिरफ्तार उचित है या नहीं। और उसके बाद इस अधिकार द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन को मनमाने ढंग से समाप्त करने के विरुद्ध ही गारंटी नहीं मिलती, बल्कि इसका दायरा और भी व्यापक है। सर्वोच्च न्यायालय के पिछले अनेक निर्णयों द्वारा इस अधिकार का दायरा बढ़ा है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसमें शोषण से मुक्त और मानवीय गरिमापूर्वक जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित है। न्यायालय ने माना कि जीवन का अधिकार का अर्थ है कि व्यक्ति को आश्रय और जीविका का भी अधिकार हो, और क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। उसके बाद निवारक नजरबंदी देखें। सामान्यतः किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार करते हैं जब उसने अपराध किया हो पर इसके अपवाद भी है। कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है या फिर उसे वर्णित प्रक्रिया पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। इसे ही निवारक नजरबंदी कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो वह उसे बंदी बना सकता है। लेकिन निवारक नजरबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए ही हो सकती है और 3 महीने के बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से निवारक नजरबंदी सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का एक हथियार है, लेकिन सरकार ने प्रायः इसका दुरुपयोग किया है। अनेक लोग यह मानते हैं कि इस कानून में कुछ ऐसे सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए जिससे सामान्य नागरिकों के विरुद्ध अन्य किसी कारण से इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। वास्तव में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों तथा निवारक नजरबंदी के प्रावधानों में परस्पर विरोधाभास है। उसके बाद अन्य स्वतंत्रताएं देखें। आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कुछ और भी अधिकार हैं, पर इनमें से कोई भी अधिकार निरंकुश नहीं है। इनमें से प्रत्येक के प्रयोग पर सरकार कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। उदाहरण के तौर पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कानून व्यवस्था
शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का प्रयोग करने पर यह शर्त है कि वह शांतिपूर्ण तथा बिना हथियार के हो। सरकार किसी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा सकती है। प्रशासन इस शक्ति का आसानी से दुरुपयोग कर सकता है। वह सरकार के किसी कार्य या नीति के विरोध जनता को नियोजित विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से मना कर सकता है, लेकिन जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग और सतर्क हो और प्रशासन के ऐसे कार्यों का विरोध करे तो इसके दुरुपयोग का संभावना कम हो जाती है। संविधान सभा में भी कुछ सदस्यों ने अधिकारों को प्रतिबंधित करने पर अपना असंतोष जताया था और ये कहते हैं कि इनका नाम है सोमनाथ लोहिया है और लहिरी है और ये कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि इनमें से अनेक मौलिक अधिकारों को एक सिपाही के दृष्टिकोण से बनाया गया है। आप देखेंगे कि काफ़ी कम अधिकार दिए गए हैं और प्रत्येक अधिकार के बाद एक उपबंध जोड़ा गया है। लगभग प्रत्येक अनुच्छेद के बाद एक उपबंध है जो उन अधिकारों को पूरी तरह से वापस ले लेती है। मौलिक अधिकारों की हमारी क्या अवधारणा होनी चाहिए? हम उस प्रत्येक अधिकार को संविधान में पाना चाहते हैं जो हमारी जनता चाहती है। उसके बाद देखिए आरोपी या अभियुक्त के अधिकार। देखिए हमारा संविधान इसका भी प्रावधान करता है कि उन लोगों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिले जिन पर विभिन्न अपराधों के आरोप हो, पर हम प्राय ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि जिस पर भी किसी अपराध का आरोप लगता है वह दोषी है, लेकिन जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराता तब तक उसे दोषी माना नहीं जा सकता। यह भी जरूरी है कि किसी अपराध के आरोपी को स्वयं को बचाने का समुचित अवसर मिलना चाहिए। न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है। पहला है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा है कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख के अपराध घोषित नहीं कर सकता। और तीसरा है कि किसी भी व्यक्ति को और स्वयं को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकता। उसके बाद देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखें अपने देश में करोड़ों लोग गरीब, दलित, शोषित, अनुशोषित और वंचित हैं या लोगों के द्वारा उनका शोषण हो सकता है। ऐसे शोषण को हम अपने देश में बेगार या बंधुआ मजदूरी के रूप में जानते हैं और इसी प्रकार के एक शोषण में लोगों को दास के रूप में भी खरीदा और बेचा जा सकता है। इस दोनों प्रकार के शोषणों पर संविधान प्रतिबंध लगाता है। पुराने समय में जमींदारों, सूदखोरों और अन्य धनी लोग बंधुआ मजदूरी करवाते हैं और देश में अभी भी खास तौर से भट्टे के काम में बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है। अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया है और वह कानून द्वारा दंडनीय है। संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाएगा और इस प्रकार बाल श्रम को अवैध बनाकर और शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरोध संवैधानिक अधिकार को और अर्थपूर्ण बनाया गया है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए आपने संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है और इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अनेक देशों के शासकों और राजाओं ने अपने अपने देश की जनता को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया है। शासकों से अलग धर्म को मानने वाले लोगों को या तो मार डाला गया है या विवश किया गया है कि वे शासकों द्वारा मान्य धर्म को स्वीकार कर ले। अतः लोकतंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन करने की स्वतंत्रता को हमेशा एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता। देखें भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और उसका पालन करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता भी समाहित है। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या निर्णय भी ले सकता है, वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यह भी है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, उसके अनुसार आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी है। लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक
धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने सती प्रथा, एक से अधिक विवाह और मानव बलि जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध के लिए अनेक कदम उठाए हैं और ऐसे प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर नियंत्रण लगाने से विभिन्न धर्म के मामले वाले और सरकार के बीच अक्सर ही तनावपूर्ण स्थितियां पैदा होती है। जब भी किसी धार्मिक समुदाय के कुछ क्रियाकलापों पर सरकार नियंत्रण लगाती है तो उस समुदाय के लोग यह महसूस करते हैं कि वह उनके धर्म में एक हस्तक्षेप है और एक अन्य कारण से भी धार्मिक स्वतंत्रता राजनीतिक विवाद का विषय बन जाती है। संविधान ने सभी को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी है और इसमें लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए मानने का अधिकार भी शामिल है। लेकिन कुछ लोग धर्म परिवर्तन का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि धर्मांतर भय या लालच के आधार पर कराए जाते हैं। संविधान भी जबरन धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देता। वह हमें केवल अपने धर्म के बारे में सूचनाएं प्रसारित करने का अधिकार देता है, जिससे हम दूसरों को अपने धर्म और धर्म की ओर आकर्षित कर सके। उसके बाद देखिए सभी धर्मों की समानता देखें। विभिन्न धर्मावलंबियों का देश होने के कारण यह जरूरी हो जाता है कि सरकार विभिन्न धर्मों के साथ समानता का बर्ताव करे। इसका अर्थ यह भी है कि सरकार किसी धर्म विशेष का पक्ष नहीं लेगी। भारत का कोई राजनीतिक धर्म नहीं है और भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या अन्य किसी सार्वजनिक पद पर कार्य करने के लिए हमें किसी धर्म विशेष का सदस्य होना जरूरी नहीं है। समानता का अधिकार के अंतर्गत भी हमने देखा कि सभी नागरिकों को इस बात की गारंटी दी गई है कि सरकार नौकरियों में नियुक्ति के संबंध में सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में न तो किसी धर्म का प्रचार होगा न किया जाएगा और न ही कोई धार्मिक शिक्षा दी जाएगी और न ही उसमें प्रवेश के लिए किसी धर्म को वरीयता दी जाएगी। इस प्रावधान से धर्मनिरपेक्षता को जीवन और बल मिला है। उसके बाद संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार देखें। जब हम भारतीय समाज की बात कर रहे होते हैं तो हमारे मन में विविधता की छवि उभरती है और भारतीय समाज कोई समरूप समाज नहीं है, वरन उसमें काफी विविधता है। ऐसे विविधता भरे समाज में कुछ समुदाय छोटे और कुछ बड़े हैं। क्या ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति स्वीकार करनी पड़ेगी? हमारा संविधान मानता है कि विविधता हमारे समाज की मजबूती है और अतः अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है और किसी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। अल्पसंख्यक वह समूह है जिसकी अपनी एक भाषा या धर्म होता है और देश के किसी एक भाग में या पूरे देश में संख्या के आधार पर वे किसी अन्य समूह से छोटा है और ऐसे अल्पसंख्यक समूह को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने और उसे विकसित करने का अधिकार है। भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं। ऐसा करके वे अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय अनुदान देने के मामले में सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि उस शिक्षण संस्थाओं का प्रतिबंध किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में है। इनका नाम है सरदार हुकुम सिंह है। ये कहते हैं कि बहुसंख्यक पर एक गंभीर उत्तरदायित्व है कि वे देखें कि अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करे और केवल एक धर्मनिरपेक्ष शासन में ही अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेंगे और उनके लिए राष्ट्रवादी होना लाभकारी है और बहुसंख्यकों को अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण का दिखावा नहीं करना चाहिए। उन्हें स्वयं को अल्पसंख्यकों की स्थिति में रखकर उनकी आशंकाओं को समझना चाहिए। सुरक्षा की सभी मांग उसी आशंका पर आधारित है जो अल्पसंख्यकों के मन में अपनी भाषा, लिपि और नौकरियों के अवसर के संबंध में है। ये इन्होंने कहा था संविधान सभा में वाद विवाद के संबंध में कहा था। और उसके बाद देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखें। इस बात से हर कोई सहमत होगा कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार की सूची बड़ी आकर्षक है और लेकिन अधिकारों को विस्तृत सूची देना ही काफी नहीं है। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे उन्हें व्यवहार में लाया जा सके और उल्लंघन होने पर अधिकारों की रक्षा की जा सके। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है।
इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश दे सकते हैं, और वह न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी कर सकते हैं जिन्हें प्रदेश या रीट कहते हैं। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका यह कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक है तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश भी दे सकती है। उसके बाद परमादेश है। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। उसके बाद निषेध आदेश है। तो जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें यानी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी कर सकती है। उसके बाद अधिकार परीक्षा है। तो जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उससे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। उसके बाद उत्प्रेषण रीट है। तो जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारियों को हस्तांतरित कर देती है। और बाद में इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका के अलावा कुछ और संरचनाओं की भी निर्माण किया गया है। और आपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आदि के बारे में सुना होगा। ये संस्थाएं क्रमशः अल्पसंख्यकों, महिलाओं और दलितों के अधिकारों की रक्षा करती है। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए एक कानून द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया है। उसका भाई ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? तो देखिए, किसी भी संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की असली पहचान तब होती है जब उन्हें लागू किया जाता है और समाज के गरीब, अशिक्षित और कमजोर तबके के लोगों को अपने अधिकारों को प्रयोग करने की अधिकार होनी चाहिए। पीपुल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी यानी PUCL का पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेसी राइट्स यानी PUDR जैसे संस्थाएं अधिकारों के हनन के विरुद्ध चौकस करती है। और उसके बाद इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्ण मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा मानवाधिकारों के संबंध में ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 2 अन्य सदस्य होने चाहिए। उसके बाद मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें करने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वयं अपनी पहल पर या किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है। जेलों में बंदियों की स्थिति का अध्ययन करने जा सकता है और मानवाधिकार के आदेश में शोध कर सकता है और मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध कर सकता है या शोध को प्रोत्साहित कर सकता है। आयोग को प्रति वर्ष हजारों शिकायत मिलती है। इनमें से अधिकतर हिरासत में मृत्यु, हिरासत के दौरान बलात्कार, 2 लोगों के गायब होने, पुलिस की ज्यादतियां और कार्रवाई न किए जाने, महिलाओं के प्रति व्यवहार आदि से संबंधित होती है। और मानवाधिकार आयोग का सबसे प्रभावी हस्तक्षेप पंजाब में युवकों के गायब होने तथा गुजरात दंगों के मामले में जांच के रूप में रहा है। और आयोग को स्वयं मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है। यह सरकार या न्यायालय को अपनी जांच के आधार पर मुकदमे चलाने की सिफारिश कर सकता है। उसके बाद देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में देखिए। संविधान निर्माताओं को पता था कि स्वतंत्र भारत को अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और इसमें सभी नागरिकों को समानता लाना और सबका कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती है। उन लोगों ने यह भी सोचा कि इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नीतिगत निर्देश जरूरी है, लेकिन उसके साथ ही वे इन नीतियों को भावी सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं बनाना चाहते थे और संविधान में कुछ निर्देश तत्वों को
निर्देशक तत्वों का समावेशन भी किया गया, लेकिन उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू करने की व्यवस्था नहीं की गई। और इसका अर्थ यह हुआ कि किसी सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती तो हम न्यायालय में जाकर यह मांग नहीं कर सकते कि उसे लागू कराने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश दे। इसलिए कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। अर्थ यह है कि यह संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। संविधान निर्माताओं का मानना था कि इन निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी कि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को गंभीरता से ले। इसका अलावा ये ऐसे भी समझते थे कि जनता उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी भावी सरकारों पर डालेगी। अतः संविधान में ऐसी नीतियों की एक निर्देशक सूची रखी गई। निर्देशों की उसी सूची को राज्य के निर्देशक तत्व कहते हैं। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्व की सूची में 3 प्रमुख बातें हैं। पहला है वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। दूसरा है वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। और लास्ट है कि वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। नीति निर्देशक तत्वों को रखने से आपको संविधान निर्माताओं के भारत की कल्पना का आभास होगा। समय समय पर सरकार ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया है। अनेक जिम्मेदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कई फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि इन प्रयासों को दर्शाते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के प्रयास में शिक्षा का अधिकार, पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना, रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम का सीमित अधिकार, स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की योजना आदि सम्मिलित है। नागरिकों के मौलिक अधिकार देखें तो वर्ष 1976 में संविधान का 42वां संविधान संशोधन किया गया और अन्य प्रावधानों के अलावा इन संशोधन से संविधान में नागरिकों को मौलिक कर्तव्य देखें तो वर्ष 1976 में संविधान का 42वां संशोधन किया गया और इन प्रावधानों के अलावा इस संशोधन में संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को एक सूची समावेशन किया गया है जिसमें कुल 10 कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है, लेकिन उन्हें लागू करने के संबंध में संविधान मौन रहे। उसके बाद नागरिकों के रूप में हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए। देश की रक्षा करनी चाहिए। सभी नागरिकों को भाईचारा बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए तथा पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। परंतु यह ध्यान देने की बात है कि संविधान मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर या उसकी शर्त पर हमें मौलिक अधिकार नहीं देता और इस दृष्टि से संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेशन से हमारे मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता। उसके बाद देखें नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों से संबंध देखें तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे से के पूरक के रूप में देखा जा सकता है। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व उससे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देती है। मौलिक अधिकार खास तौर से व्यक्ति के अधिकारों की संरक्षित करती है, पर नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। लेकिन कभी कभी जब सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करती है तो वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकरा सकते हैं। और यह समस्या तब पैदा हुई जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने का फैसला लिया। इसका विरोध इस आधार पर किया गया कि उससे संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है। लेकिन यह सोचकर कि सामाजिक आवश्यकताएं व्यक्तिगत हित से ऊपर है और सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संविधान का संशोधन किया और इससे एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई और कार्यपालिका और न्यायपालिका ने इस पर परस्पर विरोध दृष्टिकोण अपनाया। भारत की मान्यता थी कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके पीछे यह धारणा थी कि लोक कल्याण के मार्ग में अधिकार बाधक है। दूसरी ओर न्यायालय की यह मान्यता थी कि मौलिक अधिकार इतने महत्व और पावन है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए भी उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता।
यह नीति निर्देशक तत्व है। उद्देश्य देखें, लोगों का कल्याण करना, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय और जीवन स्तर ऊंचा उठाना, संसाधनों का समावेशन, वितरण और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। नीतियाँ क्या है? तो समान नागरिक संहिता, मादकपन निषेध, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक और ग्राम पंचायत को प्रोत्साहन। उसके बाद ऐसे अधिकार जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता, वो है पर्यावरण, जीवन यापन, महिलाओं और पुरुषों को समान काम की समान मजदूरी, आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार और काम का अधिकार, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देख रेख और शिक्षा। ये कहते हैं कि मुझे बताओ कि संविधान में अच्छी बातें कहने का क्या मतलब, और यदि उसे किसी न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। उसके बाद संपत्ति का अधिकार देखिए, मौलिक अधिकारों के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संबंधों पर उठे विवादों के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था मूल संविधान में संपत्ति अर्जन और स्वामित्व व संरक्षण का मौलिक अधिकार दिया गया। लेकिन संविधान में स्पष्ट कहा गया कि सरकार लोक कल्याण के लिए संपत्ति का अधिकार कर सकती है। 1950 से भी सरकार ने अनेक ऐसे कानून बनाए जिससे संपत्ति का अधिकार पर प्रतिबंध लगा। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य विवाद के केंद्र में यही अधिकार थी। और आखिरकार 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचों का तत्व नहीं माना और कहा कि संसद को संविधान का संशोधन करके इसे प्रतिबंधित करने का अधिकार है। 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 74वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में निकाल दिया गया और संविधान के आर्टिकल 3 के अंतर्गत ऐसे एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। और उसकी राय में संपत्ति का अधिकार के मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बनाने से क्या फर्क पड़ता है? इसने एक और भी जटिल विवाद को जन्म दिया और वह संविधान के संशोधन से संबंधित है। सरकार का मत था कि संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान से संशोधित कर सकती है। न्यायपालिका का कहना था कि संसद कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो। और यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मुकदमे में दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय में समाप्त हुआ। और इसमें निर्णय देते हुए न्यायालय ने कहा कि संविधान की कुछ मूल ढांचागत है विशेषताएं और उसी के सदस्य उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते और इसे हम अपने 9वें अध्याय संविधान एक जीवंत दस्तावेज में देखेंगे। निष्कर्ष के तौर पर देखें, महाराष्ट्र के एक क्रांतिकारी समाज सुधारक ज्योतिबा राव फूले की रचनाओं में हमें सर्वप्रथम यह विचार मिलता है कि अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों ही निहित है। और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह विचार और स्पष्ट हुआ कि तथा इस संवैधानिक अधिकारों के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। और हमारे संविधान में इस लंबी परंपरा को मौलिक अधिकारों की सूची में रूप से देखा जा सकता है। 1950 के न्यायपालिका ने नागरिकों के महत्वपूर्ण संरक्षण की भूमिका निभाई है और न्यायिक व्याख्याओं ने अनेक अधिकारों का क्षेत्र विस्तृत कर दिया है। और हमारी सरकार और प्रशासन इसी परिप्रेक्ष्य में काम करते हैं और अधिकतर सरकार के कार्यों को सीमा तय करते हैं और उस देश के लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करते हैं।